अपने अपने 3 बेटे सूरज, सूर्य और सुयश के साथ रहती थी। सूरज, सूर्य और सुयश तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स थी, जिनका नाम था सीता, सिया और सुनीता। तीनों भाई एक दिन सबसे छुपते छुपाते अपने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। जहां सूरज अपनी गर्लफ्रेंड सीता के साथ कॉफी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य अपनी गर्लफ्रेंड सिया के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर सुयश अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही सुयश सूरज को देख लेता है, तो वहीं सूरज सूर्य और सुयश को देख लेता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स उनसे सवाल करते हुए बोलती हैं। क्या हुआ बेबी, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे मेरी माँ, अगर मुंह नहीं छुपाया ना तो राज खुल जाएंगे। जान, तुम पर्दे में किससे अपना मुंह छुपा रहे हो? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जब उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? जान, टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा जान। यमराज कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजों से अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी सीता बहुत ही ज्यादा खुशी से बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ? आई एम सो हैप्पी। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम तीनों फ्रेंड्स हो? हाँ, क्यों? आप तीनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप तीनों भी फ्रेंड्स हैं क्या? नहीं। तो आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तीनों भाई हैं। ये सुनकर सीता, सिया और सुनीता तीनों ही शॉक हो जाती हैं और इन तीनों को समझ आ जाता है कि ये तीनों एक दूसरे से क्यों छुप रहे थे और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अवनी उन सभी को देख लेती है और उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है, जिसके बाद पंडित जी से उनके रिश्ते की बातें करने को कहती है। ऐसे ही एक शाम जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड्स की फोटो दिखाकर उन्हें कहती है, ये देखो, ये तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ फोटो आई हैं। तो जरा पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। हमें ये पसंद है। मुझे भी सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे माँ हूँ तुम्हारी। तीनों वो फोटोज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को पसंद कर लेते हैं। अपने तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती है। शादी वाले दिन 3 दुल्हन मंडप में तैयार होकर आती हैं, जहां उनकी माँ मोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती है। देख मेरी बच्ची, अब यही तेरा असली घर है। इसे अच्छे से संभालना, कहीं कोई कमी मत आने देना। अरे बिटिया सुन तो, पति परमेश्वर होता है और हमेशा तो उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी चीज की कमी मत होने देना। ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी, ताकि कल को हमारे पास कोई शिकायत ना आए। हम समझ गए माँ। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपका हमेशा नाम ऊंचा रखूंगी। मैं भी अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निश्चिंत रहिए माँ, मैं बिल्कुल अच्छे से संभाल लूंगी सारी जिम्मेदारी। तीनों माएं अपनी अपनी बेटियों को अच्छे से सारी बातें समझाकर घूंघट करवाकर मंडप पर ले जाती हैं, जहां पर वो तीनों भाई सेहरा डालकर अपनी अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तीनों दूल्हों और दुल्हनों के कपड़े बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ जोल मोल हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज की शादी सिया से और सूर्य की शादी सुनीता से और सुयश की शादी सीता से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनकी तोते उड़ जाते हैं।
लेकिन वो तीनों अपनी और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप मान जाते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो सीता। नहीं सूरज, और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं सुयास की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियां एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती है, जिस पर एक दिन उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तुम्हें अपनी बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तो आप क्या चाहते हैं? हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर जिंदगी बिताएं। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर एक सौतन नहीं। मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। जो समझना है समझो। हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए हमारी बीवी है और कोई नहीं। अरे कैसे बेटी हैं आप? आपको सिर्फ अपना अपना प्यार दिख रहा है, बल्कि अपनी माँ का प्यार नहीं नजर आ रहा। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हम उन्हीं की पत्नी बनी रहेंगी। हम कभी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगी। इसी तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बन जाती हैं। तीनों ही अपने अपने पतियों को अपना लेती है, लेकिन वो तीनों भाई अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और कुछ समय यूं ही बीत जाता है, जिससे तीनों भाई एक दूसरे से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। दूर रह मुझसे, अब अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी है तो आप ये मत भूलिए कि मेरी गर्लफ्रेंड भी अब सूर्य भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है और अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर अवनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा अपनी माँ को माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मेरे हाथ से 6 जिंदगियां बर्बाद ना होती। अरे मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहुओं ने मेरी बेटी बनकर मेरे घर की इज्जत को संभाल लिया, और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए। अरे भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं ये लोग। अरे जब शादी हो ही गई है तो इसे मानने में ही भलाई है। अरे लड़ाई में क्या रखा है, अपने ही होकर अपने से लड़ो। माँ जी सही कह रही है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ही समय के बाद वो तीनों अपनी अपनी पत्नी को लेकर हनीमून के लिए लंदन जाते हैं और फिर अपने अपनी जिंदगी में खुशहाल रहने लगते हैं। गगनपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी सर पर चारे की गठरी रख के अपने घर पर लौट रहा था। तभी थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आखिर कब तक मैं ऐसे ही लोगों के पशुओं के लिए चारा लाकर अपना घर चलाऊंगा। अब तो मुझे इस काम के अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये गरीबी। भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं, या फिर मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास ही बुला लो। इतना कहकर हरिया वापस से अपनी गठरी उठाकर चलने लगता है। तो वहीं कहीं उसकी सारी बातें पेड़ पर बैठे हुए छगन और मगन नाम के दो चोर सुन लेते हैं और आपस में बोलते हैं, भाई ये आदमी तो बड़ा दुखी लग रहा था, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तू सही कह रहा है छगन, वैसे बुद्धिमान चोर तो है हम, और हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए चोरी करते हैं, तो भला इस भले इंसान की मदद ना करे, अच्छा तो ही लगता है। इतना कहकर छगन मगन दोनों पेड़ के नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद दोनों दबे पांव हरिया का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते हरिया के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां देखते ही हरिया का घर एकदम टूटा फूटा और कच्चा है। घर में खाने को राशन तक नहीं है और वहीं उसकी बीवी शिल्पा भी फटेहाल कपड़ों में भूखी प्यासी बेचारी घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई है। ये सब देखकर छगन मगन आपस में बोलते हैं, भाई इसका हाल तो बहुत बुरा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम तो दोनों बुद्धिमान चोर हैं और अपना दिमाग लगाकर इसकी मदद तो कर ही सकते हैं। तू सही कह रहा है भाई, हमें इनकी मदद तो जरूर करनी चाहिए। देख बेचारी कितने गरीब है, और उस आदमी को देखो कितना लाचार हो चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, भगवान से दुआ कर रहा है उससे और उसकी पत्नी को मौत आ जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी हालत सुधर जाए?
छगन और मगन आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गांव के जमींदार की बीवी आ जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों रे हरिया, तुझे मैंने बोला था ना कि मेरे घर आकर मेरे पशु नहलाकर उन्हें साफ सुथरा कर देना और फिर उन्हें चारा भी डाल देना। तू आया क्यों नहीं? इतना बड़ा आदमी हो गया है क्या तू? मालकिन, आपने मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं और आप हर बार मुझसे काम करवा लेती हैं और 1 रुपया तक नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। पहले आप मुझे मेरे पहले वाले पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर में थोड़ा खाने का राशन ला सकूं। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा और तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे सामने ठीक से खड़ा भी हो सके? अरे जा, नहीं देती तेरे पैसे, पता क्या कर लेगा तू? अरे तू नहीं तो किसी और से करवा लूंगी मैं काम। इतना कहकर जमींदारन वहाँ से चली जाती है। दूर से छगन मगन छुप कर ये सारा नजारा देख रहे होते हैं तो वहीं हरिया की आंखों में दुख के आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद छगन और मगन जमींदार के यहाँ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जमींदारन अपनी पति से घर के नौकरों को देने के लिए पैसे ले रही थी पर उनको पैसे दे नहीं रही थी। ये तो बहुत गलत बात है। ये औरत दूसरों के हक का पैसा अपने पास रख रही है और इस औरत को सबक सिखाना तो पड़ेगा ही। गलत करने का नतीजा तो गलत ही होता है, इसे भी तो पता चले ताकि आगे से कभी कुछ गलत करने की ये सोचे भी ना। हाँ, तुझे पता है ना हम दोनों को क्या करना है। तो चलो काम को अंजाम देने के लिए सारा बंदोबस्त करते हैं। इतना कहकर छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रात के समय दोनों बहुत ही खुफिया तरीके से जमींदार के घर का मुआयना करते हैं और अच्छे से सारी जानकारी लेने के बाद छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जमींदार किसी काम से शहर जाता है। उसी रात छगन और मगन अपने मुंह पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर डाकू जैसा रूप बना लेते हैं और जमींदार के घर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो जमींदारन के कमरे में जाते हैं और एक नकली चाबी से अलमारी खोलते हैं। हरिया के काम के सारे पैसे और छगन मगन जमींदार की अलमारी से चुरा लेते हैं और बिना किसी आवाज के दोनों घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद हरिया के हिस्से के पैसे उनके घर के दरवाजे पर रख देते हैं और एक खत भी उनके साथ रख देते हैं। अगली सुबह जैसे हरिया अपने घर के बाहर पैसे और खत देखता है वो हैरानी से बोलता है, हे भगवान, यह चमत्कार कौन कर गया? इतने सारे पैसे कौन रख गया? यह खत, इसमें क्या लिखा हुआ है? यह पैसे हम आपकी मदद के लिए रख रहे हैं। इन पैसों पर आप ही का हक है। हम आपके शुभचिंतक हैं। खत पढ़कर हरिया जल्दी से पैसे लेकर अंदर जाता है और शिल्पा को दिखाता है। जिस पर शिल्पा बोलती है, सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो? और ये पैसे किसके हैं? कहाँ से आए हैं? हमें तो नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर चोरी करके इसे हमारे द्वारे पर छोड़ गया हो और बाद में हम इन पैसों के चक्कर में फंस जाए। पहले ही गरीबी से हमारी आधी जिंदगी ऐसे गुजर गई है, बाकी की जिंदगी हम जेल में नहीं बिताना चाहते। आप इन पैसों को जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर वापस रख दो। हमें इतने पैसों का कुछ नहीं करना। अपनी बीवी की बात सुनकर हरिया उसकी बात से राजी हो जाता है और उन पैसों को खत समेत वापस से अपने द्वार पर रख देता है। छगन और मगन ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों वहाँ से पैसे उठा लेते हैं। जिसके अगले दिन छगन और मगन उन पैसों से राशन और जरूरत का सामान खरीदकर सुबह होने से पहले ही हरिया के दरवाजे पर रख देते हैं। हरिया सुबह जैसे ही उठकर अपने दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ पर राशन और जरूरत का सामान रखे हुए देखता है। तभी हरिया खुद से बोलता है, अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? कभी कोई पैसे रख के चला जाता है तो कभी कोई सामान रख के चला जाता है। कहीं कोई मेरे साथ यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अगर कोई यहाँ पर है तो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया करके मेरे सामने आ जाए। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हरिया की बात सुनकर छगन और मगन सामने आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर हरिया बोलता है, आप कौन है? क्या आप ही सब कुछ कर रहे हैं? हम दोनों भाई है और चोर भी। यानी कि यह सब कुछ आप चोरी का लेकर आए हैं? राम राम राम, मेरी बीवी सही कह रही थी। अच्छा हुआ जो मैंने इस सामान को हाथ नहीं लगाया, नहीं तो मेरी तो जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए निकल जाती। नहीं हरिया, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। चोरी हम करते हैं लेकिन सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। चोरी तो चोरी होती है, चोरी में भी अच्छा या फिर बुरा थोड़ी ना होता है कुछ। हरिया, पहले हमारी बात सुनो और पहले ना तुम घर के भीतर चलो। यहाँ खड़े होकर बात करना सही नहीं होगा। छगन मगन सामान उठाकर हरिया के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर छगन बोलता है, हरिया, हम दोनों अच्छे चोर हैं। हम लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। हम चोरी करते हैं लेकिन लोगों के लिए करते हैं। उस जमींदारन ने तुम्हारा हक मार लिया था तो हमने उसके पास चोरी की और तुम्हारा हक का पैसा
तुम्हें लाकर दे दिया, और जब तुमने पैसे नहीं लिए तो हम तुम्हारी जरूरत का सामान ले आए। पर चोरी करना तो गलत बात है ना। भले ही आपका चोरी करने की नीयत सही है, लेकिन आप चोरी तो कर ही रहे हो ना। और भाई चोरी तो चोरी ही होती है। तुम चिंता मत करो, अगर किसी चोरी से किसी का भला होता है तो वो चोरी चोरी नहीं होती है। अब तुम्हारी मदद तो हमने कर दी, अब उस जमींदारन का सच सबके सामने लाना होगा। हम जैसा तुम्हें कह रहे हैं तुम वैसा ही करना। इतना बोलकर छगन और मगन हरिया को सब कुछ समझाते हैं। जिसके बाद हरिया जब जमींदार और जमींदारन के साथ बैठा होता है तब वहाँ जाता है और बोलता है, मालकिन मेरे पैसे दे दीजिए, मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अरे हरिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, पर मैं तो बहुत ही पहले तुम्हारी सारी रकम अपनी बीवी को दे चुका हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया? तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? हरिया के जमींदार के पैसे सामने मांगने पर जमींदारन की बीवी का सच भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बाकी के सभी लोगों के पैसे भी जमींदार खुद अपनी बीवी के हाथों से दिलवा देता है। और इस तरह छगन मगन चोरों की बुद्धिमानी से हरिया के साथ साथ सभी का जीवन भी सुधर जाता है।